नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एग्ज़ाम क्रांति में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन का ब्रेक हो गया था साथियों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूँ। ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट 4 है और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं साथियों। तो चलिए मैं लेट न करते हुए शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 आप ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 1 पर और उत्तर करने का भी प्रयास करिएगा साथियों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ध्यान दीजिएगा। मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत किस बात का समावेश किया जाता है? मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत किस बात का समावेश किया जाता है? तो साथियों प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है बौद्धिक विकास संबंधी विभिन्नता का। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है रुचि संबंधी भिन्नता का। ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है ज्ञान उपार्जन सीखने में भिन्नता का। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो साथियों हमें मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत किस बात का समावेश किया जाता है? तो बौद्धिक विकास संबंधी विभिन्नता का भी समावेश किया जाता है, रुचि का भी समावेश किया जाता है, ज्ञान उपार्जन सीखने में विभिन्नता का समावेश किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है साथियों? बाल अपराध को दूर करने का उपाय है। बाल अपराध को दूर करने का उपाय क्या है, इसको बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शिक्षा की समुचित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों गंदी आदतों में डालना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बालक को जेल में डालना। भैया बालक को जेल में डालने से बाल अपराध होगा दूर? बालक को गंदी आदत डालने से बाल अपराध होगा दूर? कभी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा साथियों, अर्थात ए फॉर अमेरिका। शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना। जैसा कि आपको एक कोटेज भी बता दें, मित्र सरोजिनी नायडू ने कहा था कि एक विद्यालय खोलना 10 जेल बंद करने के बराबर होता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिएगा साथियों प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता ज्ञात करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है या व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है? सामूहिक अभिलेख विधि का प्रयोग किया जाता है या उपयुक्त सभी? तो साथियों बता दें परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति इतिहास विधि का भी प्रयोग किया जाता है, सामूहिक अभिलेख का भी प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा साथियों उपयुक्त सभी। चलिएगा साथियों प्रश्न नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बालकों को सामाजिक विकास प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व होते हैं, शारीरिक तत्व होते हैं, वंशानुक्रम तत्व होते हैं या सामाजिक परिवेशजन तत्व होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, सामाजिक परिवेशजन तत्व में ही आपका शारीरिक तत्व और आर्थिक तत्व दोनों आ जाएगा। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जो उसका सामाजिक विकास है, तो हमें ऑप्शन यहाँ इस तरह से मानना है जिसमें सामाजिक परिजन तत्व में आपका सब कुछ आ जाएगा। अगर आर्थिक तत्व की बात कर ले, उसकी आर्थिक तत्व, उसके पड़ोसियों के आर्थिक तत्व कमज़ोर है, मलिन बस्ती में है, तो उनका भी सामाजिक विकास कम होगा। शारीरिक तत्व की बात कर ले, हमेशा वो मानसिक रूप से बिछड़े हुए बालकों से मिलता है, तो भी बालक का सामाजिक विकास क्या होगा? कम होगा। तो अर्थात बालकों का सामाजिक विकास कम करने को प्रभावित करने वाले कारक में साथी हो जाएगा क्या? सामाजिक परिवेशजन तत्व, इसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिएगा साथियों प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के साथियों के सामने है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 पर कह रहा सीखने का थॉर्नडाइक का सहायक नियम है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सीखने का थॉर्नडाइक का सहायक नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। सीखने का थॉर्नडाइक का सहायक नियम मनोवृत्ति का नियम भी था साथियों, आंशिक क्रिया का नियम भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सामूहिक आलेख पत्र में विद्यार्थी के संबंध में कौन सी सूचनाएं लिखी जाती है? सामूहिक आलेख पत्र में विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सी सूचनाएं लिखी जाती हैं? उपस्थिति लिखी जाती है, स्वास्थ्य के बारे में लिखा जाता है या व्यक्तित्व के गुण के बारे में लिखा जाता है, उपयुक्त सभी। तो साथियों मैं बता सामूहिक आलेख जो पत्र होता है, इनमें विद्यार्थी
के जैसे पोर्टफोलियो होता है विद्यार्थी का सब कुछ लिखा जाता है, उसी तरह से यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। सामूहिक आलेख पत्र में व्यक्ति बालक की उपस्थिति पे, स्वास्थ्य पे, उसके व्यक्तित्व के गुण पे ध्यान दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। चलिएगा साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा। इस सन को भी आप कहीं लिख के याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। JPCS का प्रशासन सिद्धांत किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया? 1960 में, 1950 में, 1970 में, 1990 में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इनका जो ये प्रतिपादित किया गया था JPCS जी का, ये सन 1950 में किया गया था। कितने में साथियों? 1950 में। चलिएगा साथियों, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पर आप सभी साथी ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, किस व्यक्ति के गुण एवं व्यवहार अथवा वस्तु के गुण का संख्यात्मक विवरण करना किसका अर्थ है? मूल्यांकन का अर्थ है कि शिक्षण का अर्थ है, मापन का अर्थ है कि सिद्धांत का अर्थ है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आप सभी के सामने आए तो वहाँ पे मूल्यांकन आप ऑप्शन सही कर देते तो मूल्यांकन ऑप्शन साथियों बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे मापन सही होगा। मापन के अंतर्गत उसके गुण, व्यवहार और वस्तु के संख्यात्मक का विवरण प्रस्तुत करना अर्थ होता है, तो मापन यहाँ पे सही होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, शिक्षण ना होगा, ना ही सिद्धांत होगा, ना ही मूल्यांकन होगा। ऐसे प्रश्न में आप सभी लोग अधिकतर साथियों मूल्यांकन मार के चले आते, तो मूल्यांकन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सही होगा मापन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा साथियों। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 9 पे ध्यान दीजिएगा सभी साथी। 9 प्रश्न संख्या 9 को आप ध्यान दीजिएगा और ये 9 की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है साथियों? विभिन्नता की पहचान एवं संभाल है, या शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है, या समान तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध करना है, या उपयुक्त सभी? विभिन्नता की पहचान एवं संभाल। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत विभिन्नता की पहचान करना, बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षा एक मौलिक अधिकार ये आप जान ही रहे हैं, समान तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध करना। तो ये तीनों चीज़ें आती है किसके अंतर्गत साथियों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 10 की तरफ ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 10 इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, और ये आप सब जानते भी होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ पूरा। चलिएगा, कह रहा किसने यहाँ पे सन में हलन मिसप्रिंटिंग हो गया, किसने सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर आयोग के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने की मांग रखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, या दोनों लोगों ने मिलकर की थी? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो हंटर आयोग समिति है, भारत शिक्षा आयोग एवं निःशुल्क शिक्षा बढ़ाने की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों बी सही होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने प्रश्न संख्या 11। करा प्रबंधकीय नियंत्रण की प्रमुख प्रविधियां हैं। कौन कौन से इसकी प्रमुख प्रविधियां हैं साथियों? तो यहाँ पे हम सभी साथियों को ध्यान देना है। प्रबंधन सूचना प्रविधि है, या सम विच्छेद विश्लेषण विधि है, या अवलोकन विधि है, उपयुक्त सभी है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन सूचना विधि भी है, सम विच्छेद विश्लेषण विधि भी, अवलोकन प्रविधि भी है, उपयुक्त हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 ध्यान दीजिएगा सभी साथी। प्रश्न संख्या 12 पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक? कठोर अनुशासन, या उसकी जाति, या सहानुभूति व्यवहार, या फिर पारिवारिक संघर्ष? ध्यान दीजिएगा साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। कठोर अनुशासन करने से बच्चे के ऊपर उसका मानसिक में बाधा होती है। उसकी जाति से भी, उसकी आप जाति पूछ के बच्चे को शिक्षा देंगे, उसकी जाति भी उसके ऊपर डिपेंड करती है। पारिवारिक संघर्ष भी उसके मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालती है। लेकिन मित्र, बच्चे के साथ यदि किया जाए क्या? सहानुभूति की जाए, सहानुभूति कार्य किया जाए, सहानुभूति व्यवहार किया जाए, तो बच्चे का मानसिक बाधा नहीं डालेगी। बच्चे का मानसिक बाधा क्या होगी? रुक जाएगी, अर्थात रुकेगी नहीं, उसमें रुकावट कोई नहीं होगा। बच्चे की मानसिक जो स्वास्थ्य हो उसका क्या होगा? विकास होगा। तो हमें बच्चों के साथ बार बार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 13 आप सभी के सामने, इसका भी उत्तर देने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 13 ध्यान दीजिएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो साथियों ध्यान दीजिएगा,
उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिएगा साथियों, फिर कह रहा है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। जब साथियों ऐसा होगा तो समावेशी शिक्षा का क्या करेगा साथियों, विरोध करेगा। कह रहा उन्हें केवल व्यावसायिक परीक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है साथियों। तो उन्हें करना क्या है, उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन कराने का अधिकार प्राप्त है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। और ये जब मैं मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा रहा था, मनोविज्ञान ने अपना क्रम कैसे बदला, तो वहाँ पे आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया था। जो पहली क्लास देखे उन्हें उत्तर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी साथियों। चलिएगा, मनोविज्ञान चेतना का विकास है, ये परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान चेतना का विकास, ये परिभाषा किसने दी है? विलियम्स ने दी है, जेम्स ने दी है, वेट्स एवं सेल्ली ने दी है। अर्थात यहाँ पर जेम्स सेल्ली करके नाम कभी कभी आता है, तो उपयुक्त तो सभी ने दी है। यहाँ पे आप उत्तर बताने का प्रयास करिएगा साथियों। तो यहाँ पे बता दे विलियम ने, जेम्स ने, यहाँ सल्ली जो दिया है वुड एवं सल्ली, यहाँ पे कहीं कहीं आपको जेम्स सल्ली आ जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता में मत होइएगा कहाँ से आ गया जेम्स सल्ली। तो जेम्स सल्ली विलियम जेम्स सल्ली और ये जो वुड्स एवं सल्ली सभी ने मिल करके ये परिभाषा दी थी। और ये मनोविज्ञान का समर्थन अर्थात मन के चेतना का विकास का ये लोग समर्थक थे, जब मनोविज्ञान अपना क्या बदल रहा था। आपको बताते जब मनोविज्ञान पहले किसका विज्ञान था, फिर किसका विज्ञान बना, फिर किसका विज्ञान, इस तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन किसका सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर मैं 14 की बात करें, इसको प्रश्न को नंबर 14 को जाकर के मनोविज्ञान के इतिहास देखेंगे, वहाँ अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 15 की मैं आपके सामने बात करूंगा। प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, पावलोव ने किया था, पियाजे ने किया था। तो साथियों आपको प्रश्न रटाया हो गया होगा, थॉर्नडाइक ने किया था। इस प्रश्न को मैं 2-3 बार ले लिया, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था इसलिए। चलिएगा साथियों, अब मैं आपके सामने प्रश्न नंबर 16 की बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 16 का आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। कह रहा शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा है अच्छी पोशाक की आवश्यकता होती है, अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा साथियों, बालकों के साथ उनकी शिक्षा दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता ये आवश्यकताएं तो हैं ये भी, लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यकता के साथियों जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके सामने मैं ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहा हूँ। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है, बच्चों के मन की बात को जान करके, उनकी रुचि को जान करके, उनकी किस तरफ मोड़ जाने का है, ये जो उनकी जिज्ञासा को जान के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे साथियों। अब मैं प्रश्न नंबर 16 की बात करूँगा साथियों। प्रश्न नंबर 16 पे आप ध्यान दीजिएगा। शिक्षा के संदर्भ में जेंडर भेद है, कभी कभी पाया जाता है, नहीं पाया जाता, उपयुक्त तो सभी। तो साथियों इस प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा के संदर्भ में जेंडर भेद पाया जाता है। चलिएगा साथियों, अब मैं अगले प्रश्न की बात करूँगा। प्रश्न संख्या 18 आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट किसने दिया था साथियों? इसका आप सभी लोग प्रश्न देने का प्रयास करिएगा साथियों। कह रहा है कि किसी भी समाज में शिक्षा के स्तर को, ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी भी समाज में शिक्षा के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है? शिक्षा आयोग की है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, या आचार्य राममूर्ति समिति का है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने ये प्रश्न आए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन लॉक करना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पे सही होगा साथियों। चलिए साथियों, मैं अब अगले प्रश्न की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 19, अब बने रहिएगा इसी तरह साथियों। चलिए प्रश्न संख्या 19 की बात करूँ साथियों। प्रश्न संख्या 19 पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का अवधारणा का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अवधारणा का विकास निम्न
में से अवधारणा का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। अवधारणा की बात कर रहा है, आप कंसेप्ट की बात कर रहा है, संवेगात्मक विकास की बात करेगा साथियों, कि बौद्धिक विकास की बात करेगा, शारीरिक विकास की बात करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अवधारणा का विकास की जब बात मुख्य रूप से आए तो वहाँ पे संवेगात्मक सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 20 आपका ये प्रश्न विज्ञान से भी रिलेटेड है और महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास भी करिएगा। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की कमी से भूख लगती है। प्रोटीन की कमी से भूख लगती है, कि चर्बी की कमी से भूख लगती है, कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से भूख लगती है, या उपयुक्त सभी इन तीनों कारकों की वजह से भी भूख लगती है जब इनकी कमी होती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा उपयुक्त सही होगा। जब व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे भूख लगती है। जब व्यक्ति की चर्बी, जब भूख लगेगी तो प्रोटीन भी खत्म होती है, चर्बी भी खत्म होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी खत्म होता है, तो व्यक्ति को क्या लगती है, भूख लगती है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा साथियों, उपयुक्त सभी। तो कैसा लगा साथियों ये प्रश्न, आप सभी ज़रूर बताइएगा साथियों। मैं बेहतर प्रयास करके आपके सामने प्रश्न लेके आया था। कुछ दिन क्लास जो आपकी ब्रेक हो गई थी, अब कभी आपकी क्लास ब्रेक नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों। अपने मित्रों तक जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद साथियों।